जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लोकसभा में आज वह बिल को लेकर के जहां पर डिस्कस हुई और तमाम विपक्ष के द्वारा इसका विरोध भी किया गया। ऐसे में कई सवाल सामने हैं। मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदायों के बीच में इस बिल को लेकर के कई सवाल हैं। तो वहीं पर यह सवाल है कि क्या वाकई में अल्पसंख्यक समुदाय का हक छीनने को लेकर के केंद्र सरकार ने यह प्रयास किया। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रही है, जबकि मुस्लिम समुदाय पूरी तरीके से, कई अन्य जो संगठन के लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, उन्होंने इसका विरोध किया है। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए, उनकी बारीकियों को समझने के लिए, क्या है वह बिल और ये बिल क्या है, इससे कितना फायदा सरकार को होगा या फिर वो मुस्लिम समुदाय को इससे कितना फायदा होगा, तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं स्वतंत्र पत्रकार, पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव रख रहे हैं, तमाम चीजों का अनुभव रख रहे हैं हमारे साथ में अवनेश द्विवेदी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद राज पाठक। पहला सवाल, जिस तरीके से आज वह बिल लोकसभा में पेशकश की गई है, पेश किया गया, उसके बाद उस पर बहस भी चल रही है, इस पूरे मामले में सर जब इसका जिक्र हुआ था तब से ही कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समुदाय, उसका विरोध करी थी। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा जरूर बता दीजिए आप कि क्या है ये वक्फ बिल, वक्फ बोर्ड, जिसका क्या काम है। देखिए, ऐसा है कि ये जो वक्फ बिल का मामला है बहुत ही पेचीदा मामला है, और हम अगर इसकी बेसिक कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये एक अरबी शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, अब ज्यादातर इसमें मुस्लिम ही होते हैं क्योंकि उन्हीं का ये बोर्ड है, तो इसके पीछे की जो कल्पना है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति को अल्लाह को दान कर दे या मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए अपनी जमीन हो, रुपए पैसे हो या कुछ भी ऐसी संपत्ति हो, वो उसको धार्मिक मकसद से, परोपकार के मकसद से दान कर देता है, तो वो जो है वक्फ कहलाता है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध क्यों हो रहा है। आपको मैं बता दूं, भारतीय रेलवे, इंडियन आर्मी के बाद वक्फ बोर्ड के पास तीसरी सबसे ज्यादा जमीन हमारे देश में है। यानी पहले रेलवे भी है, इंडियन आर्मी भी है, उनके पास वक्फ बोर्ड से थोड़ी सी ज्यादा जमीन है और उससे ज्यादा जमीन जो है वक्फ के पास है। और अगर एक आंकड़ों की बात करूं तो जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है, उन्होंने आंकड़ा पिछले सत्र में जारी किया था और इसमें यह कहा गया था कि पूरे भारत देश में लगभग 8.7 लाख की परिसंपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं, मतलब केंद्र और राज्यों के जो वक्फ बोर्ड है उन सबको मिलाकर, और ये लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। और इसकी अगर कीमत की बात करें तो एक एस्टीमेट है कि इसकी कुल कीमत लगभग 1,02,000 करोड़ रुपए की है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये कितना बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के सबसे ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है। और अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके बारे में बताऊं तो भारत में फिलहाल 32 वक्फ बोर्ड हैं और इनका जो संचालन होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो हर बार सिलेक्ट किए जाते हैं। उसमें से एक चेयरमैन होता है और सरकार की तरफ से एक मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी, जिसको हम CEO कहते हैं, वो भी होता है। यहां पर विरोध का एक पॉइंट ये भी है कि अभी तक वक्फ बोर्ड में जितने भी मेंबर होते हैं वो सब मुस्लिम ही होते हैं, कोई गैर मुस्लिम नहीं है। जबकि ये जो सरकार बिल लेके आ रही है, इसमें ये प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड का मेंबर कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। इसमें कई बातें सामने आ रही है, उसमें एक और भी है, एक लालू प्रसाद यादव का एक बयान वायरल हो रहा है सर, आप देखे होंगे, उसमें जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया, तो क्या ये भी एक मामला है कि जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उस पर सवालिया निशान उठते हैं, उनके कागजात पर सवाल उठेंगे, और यही एक कारण है कि मुस्लिम समुदाय इस कानून, इस बिल का विरोध करके, आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उसकी जड़ पर जाएंगे ना तो कई बार वो जो है कारण
तथ्यहीन लगते हैं, उन कारणों में, उन तर्कों में दम नहीं लगता है। ये एक तरीके की अफवाह, या ये कोई कह ले कि जो लोग उतना जागरूक नहीं है उनके लिए लगता है कि सरकार हमारी संपत्तियों पर इस बिल के माध्यम से कब्जा कर लेगी। मैं आपको फैक्ट के आधार पर बता रहा हूं कि 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और इस फैसले में कहा था कि एक बार अगर कोई भी संपत्ति वक्फ की हो जाती है तो वो हमेशा के लिए हो गई, उसको न तो क्रय और विक्रय यानी किया जा सकता है, न तो उसमें किसी तरीके का जो है और कोई अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, वो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड के पास ही रहती है। लेकिन सरकार ने अभी इस बिल में जो नया प्रावधान जोड़ा है उसमें ये भी है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद जितने भी नए नियम कानून इस बिल से संबंधित हैं वो इस बिल के पास हो जाने के बाद इसी वर्ष से यानी 2025 से लागू होंगे। 2025 से पहले के जितने भी विवादित मामले हैं वो यथावत रहेंगे। पहले ऐसा बिल में नहीं था, उस पहले ये था कि जब से वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियां चली आ रही हैं और उसमें कोई विवाद है तो उसका निपटारा इस कानून के तहत किया जाएगा। लेकिन बाद में आपके बिहार से ही जेडीयू ने ये उनके जो सहयोगी दल हैं नीतीश कुमार की पार्टी के, इसके अलावा नायडू की पार्टी के, उन्होंने ये शर्तें लगा दी, ये सरकार को सुझाव दिया और उनके सुझाव को सरकार ने माना कि ठीक है हम 2025 से पहले के जो भी मामले हैं वो यथावत रहेंगे, 2025 से बाद के जो मामले हैं उस पर ये जो नया बिल आएगा उसके तहत जो भी गाइडलाइंस होंगी उसको फॉलो किया जाएगा। इसी के आधार पर वो दोनों सरकार के जो प्रमुख सहयोगी दल हैं वो उसका बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, अखिलेश यादव की पार्टी मैं आपको बता दूं संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी इसका विरोध कर रही है। वो एक राजनीतिक विरोध का एक अलग मुद्दा है। हम यहाँ पे अगर वास्तविक बहस करें या चर्चा करें तो उससे यही निकल के आता है कि ये दरअसल जो बिल है ये मुसलमानों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए है, न कि उनके अधिकारों को छीनने के लिए। इस पर एक सर चूंकि राजनीति की बात आप कर रहे हैं, एक सवाल ये होगा कि इस समय जहां पर पूरी तरीके से इस बिल को लेकर के एक जो धर्म है, एक समुदाय जो है निगेटिव हो गया है सरकार को लेकर के, ऐसे में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, केंद्र सरकार इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है? क्योंकि इसके सहयोगी हैं, जदयू की पार्टी है सहयोग में और चिराग पासवान है, जीतन मांझी है, ये बड़ा रिस्क नहीं हो सकता कि बिहार में चुनाव है और ऐसे में इस तरीके का बिल लाना? देखिए रिस्क तो है अपने आप में, लेकिन बीजेपी को इस तरह के रिस्क को जो है जिसको कहते हैं ना रिस्क लेने की आदत सी पड़ गई है। 370 हटाना मुझे लगता है सबसे बड़ा रिस्क था और उस समय हालांकि बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत में थी, कोई सहयोगियों की उसको जरूरत नहीं थी। लेकिन वर्तमान में जो संख्या बल है, मैं उसका एक आपको आंकड़ा दे दूं कि अभी क्या है कि हमारी जो मौजूदा लोकसभा है उसमें जो एनडीए की संख्या है, सदस्यों की संख्या है वो 293 है, जबकि 542 सदस्यों वाले निचले सदन में बहुमत से बहुत अधिक है। इसके अलावा जो बीजेपी के और हम अपोजिशन की अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो उनकी सदस्यों की संख्या 234 है, बहुमत के लिए आपको चाहिए 272, तो 234 से 272 कैसे होंगे ये विपक्ष अच्छे से समझ सकता है कि कभी नहीं होंगे। 293 ऑलरेडी एनडीए के पास है, अगर केवल बीजेपी की बात करें तो 240 है उनके पास। तो संख्या बल के आधार पर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई दिक्कत आएगी। इसके अलावा आपने जेडीयू की बात की, बिहार में चुनाव में जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और इसीलिए जो है तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे इस बिल का समर्थन करते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे इस बिल को लेकर के जिसको सरकार ने मान लिया, यानी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हुई हैं और वो टर्म्स कंडीशन यही थी कि हम उसका असर जो है बिहार के चुनाव में न पड़े। जीतन राम मांझी की बात की आपने या चिराग पासवान की बात की, इन लोगों ने भी सरकार के समर्थन को लेकर बात कही है और कल ही अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया था जिसमें कहा गया था कि सभी सांसद जो है कल संसद में मौजूद रहेंगे क्योंकि कल इसको लेकर वोटिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर अगर दबाव बनाना होता तो ओवैसी की जो सलाह है, ओवैसी ने जो एक तरीके से जो है रिक्वेस्ट की थी
नीतीश कुमार जी से, चंद्रबाबू नायडू जी से कि वो इस बिल को लेकर सरकार का साथ ना दें। अगर इस अपील को या इस सलाह को, ओवैसी की सलाह को ये जो बड़े सहयोगी दल मान लेते तो शायद बीजेपी के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता। तब तो ये जो है पास होना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन जब उन्होंने अपने पत्ते पहले ही खोल दिए हैं कि नहीं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर आपके जो है चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार की पार्टी के हो, इन सब लोगों ने खुलकर सरकार का समर्थन किया है इस बिल को लेकर के। हाँ, उनके जो डाउट्स थे, उनके जो सजेशंस थे, सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ, चूंकि आज वह बिल को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में घमासान मचा है और कई मामलों में बातें सामने आ रही थी कि जो कृषि कानून थे, 3 कृषि कानून, उसे लेकर के फिर उसी तर्ज पर कहा जाता है ये भी एक बार केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बनेगी। लेकिन तमाम चीजों को समझने की हम आपके माध्यम से कोशिश कर रहे थे और उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस पूरे मामले को समझ रहे थे। तमाम विषयों पर लगातार हम बातचीत करते रहेंगे, इसका रिएक्शन क्या होने वाला है और साथ में ये पूरे मामले पर मुस्लिम समुदाय का क्या कुछ पक्ष सामने आता है ये भी हम ध्यान में रखेंगे, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।